डियर स्टूडेंट्स, बड़ी एग्ज़ाम जो होती है उसमें आपके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपने कौन सा स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया है, आपने कौन सा इंस्टीट्यूट चुना है, आपने कौन सी बुक्स चुनी है और आपने अपने समय का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया है, तब जा कर के कहीं आप बड़ी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाते हैं और सफल हो पाते हैं। देखिए, आपको पता है एक संस्कृत में श्लोक है कि सेले सेले न माणकम मोक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदन न वने वने। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि हर जगह हर शैल में जैसे माणक या मोती नहीं होता, उसी प्रकार हर इंस्टीट्यूट में अच्छा टीचर नहीं होता, हर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आपको सेलेक्ट होना है तो एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट चूज करें, एक अच्छी सी स्टडी मटेरियल चूज करें, अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट करें। आज की क्लास में हम लोग कुछ 4 टॉपिकों के बारे में आप लोगों से बातें करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, याद करवाएंगे, जो प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, 4 टॉपिक हैं, संवर्धन है, रिपीटर है, मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन है। पिछली क्लास पढ़ी होंगी आप लोगों ने मेरी, तो ये क्लास बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी। देखिए, संवर्धन क्या होता है, संवर्धन किसे कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सूचना जब अपन भेजते हैं, अगर सूचना या संदेश ले जाने वाले किस रूप में भेजते हैं, तरंगों के रूप में भेजते हैं, और यदि सूचना या संदेश ले जाने वाली जो तरंगे हैं वह क्या है, सूचना या संदेश ले जाने वाली तरंगे। किस प्रकार की तरंगे होती हैं भाई, सूचना या संदेश, SMS ले जाने वाली, वीडियो ले जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो अगर सूचना या संदेश ले जाने वाली तरंगे क्या होती हैं, 2 बातें हैं, कमज़ोर होती हैं या फिर उनकी क्षमता में कमी आ जाए, या फिर उनकी क्षमता में कमी आ जाती है। तो उनकी क्षमता, देखो 2 शब्द मैं लिख रहा हूँ तो उनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि प्रभावी शब्द मेंस में लिखना ज़रूरी है और प्रीलिम्स में ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो उनकी क्षमता तथा आयाम बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता तथा आयाम बढ़ाने के लिए कुछ विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है, कुछ विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है। इन विद्युत परिपथों के द्वारा इन कमज़ोर व कम क्षमता वाली तरंगों की क्षमता तथा आयाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो कमज़ोर तरंगें जो होती है उनकी क्षमता तथा आयाम में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। वह क्या कहलाती है, एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। और एम्प्लीफिकेशन के लिए जिन विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफायर कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, एम्प्लीफायर जो कहते हैं, क्या है एम्प्लीफायर, आप समझ गए होंगे। और एम्प्लीफिकेशन क्या है कि सूचना ले जाने वाली जो कमज़ोर तरंगे हैं उनकी क्षमता तथा आयाम में वृद्धि करने के लिए कुछ विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है। उन विद्युत परिपथों को अपन क्या कहते हैं, एम्प्लीफायर कहते हैं। और उन विद्युत परिपथों के या फिर एम्प्लीफायर के उपयोग के द्वारा जो कमज़ोर तरंगे हैं उनकी क्षमता में और उनके आयाम में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। अब दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, जो भी ये विद्युत परिपथ हैं वह ट्रांसमीटर जो संदेश भेजता है वहाँ पर भी एम्प्लीफायर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ट्रांसमीटर जो है वहाँ पर भी एम्प्लीफायर लगाया जाता है उसके पास भी, और रिसीवर जो है उसके पास भी एम्प्लीफायर लगाया जाता है। ये रिसीवर है, कोई तरंगे आ रही है उसको प्राप्त करने के लिए भी उसकी क्षमता व आयाम में बढ़ाने के लिए एम्प्लीफायर लगा दिया जाता है, और रिसीवर ट्रांसमीटर के पास भी उनको सेंड करता है ना, तब भी एम्प्लीफायर लगा दिया जाता है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान में रखें कि एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कमज़ोर तरंगों की क्षमता तथा आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया। आगे बात समझ में। दूसरी बात और ध्यान में रखें, यहाँ पर जो भी एम्प्लीफायर हम यूज करते हैं उन एम्प्लीफायर यूज करने के लिए जो विद्युत परिपथ यूज करते हैं उनको हम कहते हैं दिष्ट धारा जनित्र। इसके लिए कौन से करंट का इस्तेमाल किया जाता है, डीसी करंट।
डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, या फिर अपन ये कहेंगे दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। कौन सी विद्युत धारा का? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मतलब होता है ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा कभी बदलती नहीं है। अपने घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह होती है एसी, अल्टरनेटिव करंट, यानी कि इस विद्युत धारा की दिशा पर सेकंड जो होती है वह बदलती रहती है, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, जाना आना, है ना। तो ये होता है अल्टरनेटिव करंट है, या एसी जो होती है वह घरों में अपन विद्युत काम में लेते हैं। लेकिन क्या समझा आपने कि एम्पलीफायर जो होते हैं उनका उपयोग करने के लिए कौन सी विद्युत धारा की जरूरत होती है? दिष्ट धारा जनित्र की होती है। दूसरी बात आपने यह रीड किया कि जो एम्पलीफायर हैं वो ट्रांसमीटर के पास भी लगाए जाते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं भाई? रिसीवर के पास भी लगाए जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात समझ में क्या हुई? एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं? सूचना ले जाने वाली तरंगों की क्षमता तथा आयाम में वृद्धि, कैपेसिटी तथा एम्पलीट्यूड में जो वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? एम्पलीफिकेशन कहलाती है। इतनी सी बात आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं किसका? रिपीटर्स का। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर ऐसा नहीं है कि कोई दोबारा एग्जाम दे रहा है वह रिपीट हो रहा है, ठीक है, वह रिपीटर कहलाएगा, ऐसा नहीं है। रिपीटर किसे कहेंगे आप ये ध्यान में रखेंगे। रिपीटर का मतलब होता है ऐसा उपकरण जिससे री एम्पलीफिकेशन किया जाता है। एक बार एम्पलीफिकेशन तो कर दिया, लेकिन दोबारा से री एम्पलीफिकेशन करने की जो प्रक्रिया है जिस उपकरण के द्वारा की जाती है उसको हम रिपीटर कहते हैं। रिपीटर क्या करता है भाई? रिपीटर क्या करता है? री एम्पलीफिकेशन करता है। री एम्पलीफिकेशन करता है। री एम्पलीफिकेशन कैसे करता है? री एम्पलीफिकेशन ये करता है कि जैसे ही मान लो आपने कोई सूचना भेजी और उस सूचना को ले जाने वाली जो तरंगें हैं कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, उनको आपने एम्पलीफाई कर दिया, लेकिन तरंगों को क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया, यानी कि संवर्धित कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद आपने देखा फिर भी वो तरंगे क्या हैं? कमज़ोर हैं। फिर भी क्या है? वो तरंगे कमज़ोर हैं, उनकी क्षमता तथा आयाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो इन तरंगों को एम्पलीफाई करने के बाद भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि उनकी क्षमता में वृद्धि नहीं हुई, तो इन तरंगों को वापस से क्या है? रिसीव किया जाता है, ठीक है, रिसीवर के द्वारा उन तरंगों को वापस रिसीव कर लिया जाता है। रिसीव करने के बाद फिर इनका क्या करता है? एम्पलीफिकेशन किया जाता है। फिर से री एम्पलीफिकेशन, है ना, री एम्पलीफिकेशन किया जाता है, पुनः संवर्धन किया जाता है। री एम्पलीफिकेशन करने के बाद अपन क्या करेंगे? इसका रिसीवर के द्वारा इसको वापस प्राप्त करेंगे, फिर री एम्पलीफिकेशन करेंगे, फिर ट्रांसमीटर के द्वारा दोबारा से सेंड करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर द्वारा। ये प्रेषित करने वाला उपकरण है, तो ट्रांसमीटर के द्वारा पुनः अपन इसको प्रेषित करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिपीटर। इस प्रोसेस को करने वाला जो उपकरण है उसमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं: रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर। एम्पलीफायर क्या करेगा? री एम्पलीफिकेशन करेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है किसका? रिपीटर के लिए। रिपीटर समझ में आ गया कि जिन तरंगों को आपने जिन तरंगों का आपने एम्पलीफिकेशन किया था उन तरंगों का री एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। तो री एम्पलीफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? रिसीवर चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए और ट्रांसमीटर चाहिए। इन तीनों से मिलकर जो उपकरण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपीटर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रिपीटर कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन क्या होता है? देखिए, मॉड्यूलेशन, इसको आप समझ लेना ध्यान से कि पहले थोड़ा सा वापस कनेक्ट करता हूं समझाने के लिए, बता रहा हूं बार बार उसी चीज़ को। कोई भी हम सूचना या संदेश भेजते हैं, वो सूचना या संदेश किसके रूप में जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। किसके रूप में जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में जाता है। और
यह जो सूचना है वह अपनी उसकी मूल रूप में क्या कहलाता है, बेस बैंड कहलाता है। मतलब सूचना मुख्यतः मूल सूचना जो होती है ना वह निम्न आवर्ती की तरंगों के रूप में होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये सूचना जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसके रूप में ये सूचनाएं जाती हैं। ये सूचना या ये तरंगे जो होती हैं निम्न आवर्ती की होती हैं। ये क्या होती है, निम्न आवर्ती की होती हैं। समझ गए बात को, किस आवर्ती की होती है, यानी कि आवर्ती निम्न होती है। अगर आवर्ती निम्न होती है तो ठीक है, तो यह सूचना यानी कि निम्न आवर्ती की सूचना जो होती है उसको मैंने पहले भी बताया था, उसको अपन क्या कहते हैं, बेस बैंड कहते हैं, बेस बैंड। ठीक है, बेस बैंड क्या है कि कोई भी सूचना जो होती है वह अपने मूल रूप में क्या कहलाती है, बेस बैंड कहलाती है। आगे बात समझ में, किस प्रकार की होती है, निम्न आवर्ती की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब परेशानी क्या है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत कहाँ है, मॉड्यूलेटर की ज़रूरत कहाँ है, कि ये निम्न आवर्ती की जो तरंगें होती हैं उन निम्न आवर्ती की तरंगें जो होती हैं थोड़ी कमज़ोर होती हैं और दूर जहाँ तक सूचना चाहिए, मान लो यहाँ जयपुर से दिल्ली तक आपको सूचना भेजनी है और ये तरंगे क्या है, निम्न आवर्ती की हैं, और यहाँ अपने को कहाँ सूचना भेजनी है, दिल्ली सूचना भेजनी है। तो ये तरंगे जो होती है ना ये यहाँ तक नहीं जा पाती भाई, क्यों, क्योंकि कमज़ोर हैं, इनकी निम्न आवर्ती है और यहाँ दिल्ली तक ये सूचना नहीं ले जा पाएंगे। तो करना क्या है, ये हम क्या करते हैं, कुछ उच्च आवर्ती की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं इनको ले जाने के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं, उच्च आवर्ती की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये निम्न आवर्ती कैसे, ये निम्न आवर्ती की तरंगें जो होती है उनके उच्च आवर्ती की तरंगों के ऊपर बैठा देंगे यहाँ पर। ठीक है, उच्च आवर्ती की तरंगें, ये निम्न आवर्ती की तरंगें हैं। इन निम्न आवर्ती की तरंगों को अपन ने किसके ऊपर लाद दिया है, लाद दिया है ना, किसके ऊपर, उच्च आवर्ती की तरंगों को। जैसे कई बार क्या होता है, किसी महाराज के, किसी देवता के जो पहाड़ पर बना हुआ है उसके पास आपको जाना है, लेकिन किसी व्यक्ति को वहाँ तक जाने में कठिनाई होती है, वहाँ तक जाने में कठिनाई होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे बैठ करके, पीठ पर बैठ करके वहाँ तक चले जाते हैं, या फिर इनके लिए खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है, खच्चरों पर बैठ करके वो पहाड़ों तक चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो खच्चर पर बैठ करके पहाड़ों पर जो चढ़ने की प्रक्रिया है किसी कमज़ोर व्यक्ति की, वह मॉड्यूलेशन कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी, मॉड्यूलेशन कहलाएगी। और वो जो खच्चर है ना वह क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेटर कहलाएगा। सिंपल सी बात यह है। तो निम्न आवर्ती की तरंगें जो होती हैं वो लंबी दूरी तक सूचना नहीं ले जा पाती हैं, इसलिए इन निम्न आवर्ती की तरंगों को उच्च आवर्ती की तरंगों के ऊपर लाद दिया जाता है, या साइंस में ये कहेंगे अधिरोपित कर दिया जाता है। अधिरोपित करने पर ये सूचना जो होती है, उच्च आवर्ती की तरंगें इन सूचनाओं को कहाँ तक ले जाती हैं, दिल्ली तक ले जाते हैं, यानी कि प्राप्तकर्ता तक ले जाती हैं। ठीक है, ठीक है, किस कहाँ तक ले जाती हैं, प्राप्तकर्ता तक ले जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही मंदिर में अपन पहुँचे, वो खच्चर पर बैठ करके मंदिर की सीढ़ियों तक, मंदिर के सामने तक पहुँचा, तो क्या वो खच्चर को थोड़ी दूर के लिए जहाँ तक स्टैंड है वहाँ तक खच्चर को तो ले लेता है, लेकिन फिर उसके बाद जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है वही मंदिर में जाता है, खच्चर को वापस बाहर छोड़ दिया जाता है, जा भाई तू तेरे वापस जा, दूसरी निम्न आवर्ती की तरंगों को लेकर के आ। तो इस प्रकार का प्रोसीजर इसमें होता है कि जो निम्न आवर्ती की तरंगें जो होती हैं जब प्राप्तकर्ता तक जाती हैं तो वो क्या करता है, इन वहाँ तक जाने की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, मॉड्यूलेशन कहलाएगी। जाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मॉड्यूलेशन कहलाएगी। ठीक है, और खच्चर जो होता है वह क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेटर कहलाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, जो मंदिर का पुजारी है, वह क्या करेगा, मंदिर के गेट तक उच्च आवर्ती की तरंगों को और निम्न आवर्ती की तरंगों को ग्रहण करेगा, लेकिन उसके बाद वह क्या करेगा, उच्च आवर्ती की तरंगों यानी कि मॉड्यूलेटर को वह तो वापस भेज देता है, और निम्न आवर्ती की तरंगें जो सूचना लेकर के गई थी उनको वह ग्रहण कर लेता है। तो
निम्न आवृत्ति की तरंगों या सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया और उच्च आवृत्ति की तरंगों को वापस सेंड करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? डीमोड्यूलेशन कहलाती है। डीमोड्यूलेशन कहलाती है। यानी कि डीमोड्यूलेशन क्या होगा कि अपन ने क्या किया कि निम्न आवृत्ति की जो तरंगें हैं वह लंबी दूरी तक सूचना नहीं ले जा पाती हैं, इसलिए निम्न आवृत्ति की जो तरंगें हैं उनको, ये निम्न आवृत्ति की तरंगें हैं, अकेली सूचना नहीं ले जा सकती हैं, इसलिए इनको उच्च आवृत्ति की तरंगों पर बैठाकर उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है। जब यह जो उच्च आवृत्ति की तरंगें जो उत्पन्न करने वाला उपकरण है वह कहलाएगा मॉड्यूलेटर। वह क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटर कहलाता है। और जैसे ही ये तरंगें अपने लक्ष्य तक यानी कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचती हैं, किस तक पहुंचती हैं? प्राप्तकर्ता तक पहुंचती हैं। तो प्राप्तकर्ता या रिसीवर तक पहुंचती हैं तो इन में से करेगा क्या कि ये निम्न आवृत्ति की तरंगों को प्राप्त कर लेगा, उनमें जो सूचना है उसको प्राप्त कर लेगा और उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं जो उनको वहीं पर छोड़ देगा। इस प्रक्रिया को निम्न आवृत्ति की तरंगों जो कि उच्च आवृत्ति की तरंगों पर बैठी हुई थी, अध्यारोपित थी, उनमें से निम्न आवृत्ति की तरंगों से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और उच्च आवृत्ति की तरंगों को वापस सेंड करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? डीमोड्यूलेशन कहलाती है। इसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको क्या कहेंगे अपन? डीमोड्यूलेटर कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ शब्द थे, कौन कौन से? एम्प्लीफिकेशन, रिपीटर, मॉड्यूलेशन और डीमोड्यूलेशन। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।